कहानी एक यंग महिला के साथ शुरू होती है जिसे किडनैप कर लिया गया है। वह एक अंधेरे गंदे कमरे में फंसी हुई है और उसे अलग अलग तरीकों से बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी चीखें गूंजती हैं, लेकिन टॉर्चर बिना दया के जारी रहती है। फिर अगले सीन में दो सबसे अच्छे दोस्त एली और स्टेफनी को दिखाया जाता है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, जो एक साइकिल ट्रिप के लिए अर्जेंटीना में बैकपैकिंग कर रहे हैं। एली एक आजाद ख्याल वाली लड़की है जिसे पार्टी करना पसंद है, जबकि स्टेफनी शांत, सावधान और संतुलित है। अपनी यात्रा के दौरान वे एक दूरस्थ लेकिन शानदार गांव में पहुंचते हैं, जो लुभावने पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि यह उतना कूल नहीं है जितना दिखता है। ग्रामीण मुश्किल से अंग्रेजी बोलते हैं और इससे लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है, इसलिए वे दूसरी जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की गुमशुदा पोस्टर देखते हैं, वही लड़की जिसे हमने कहानी की शुरुआत में टॉर्चर होते देखा था। यह उनकी ट्रिप का आखिरी दिन है और वे अगली सुबह घर जाने से पहले एक आखिरी रात गांव में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन एक गहरी अफवाह चारों ओर फैल रही है। कई यंग महिलाएं रहस्यमय तरीके से इसी जगह से गायब हो गई हैं और कोई भी कभी नहीं मिला। ग्रामीण अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, एली और स्टेफनी को घूरते हैं, लेकिन लड़कियां इसे टाल देती हैं और एक कमरा लेने के लिए एक स्थानीय होटल में जाती हैं। रिसेप्शन पर वे क्लर्क से कहती हैं कि उन्हें केवल एक रात के लिए कमरे की आवश्यकता है। रिसेप्शनिस्ट दी है और उन्हें उनके कमरे में ले जाने के लिए एक होटल कर्मचारी को बुलाती है। लड़कियों को उसका व्यवहार अजीब लगता है। लड़कियां अपना मूड ठीक करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उस रात के बाद वह अगले दिन सुबह जाने से पहले गांव में एक छोटे से बार में जाने का फैसला करते हैं। बार में वो तुरंत पार्टी मोड में आ जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ पीना, हंसना, नाचना शुरू कर देते हैं, जबकि स्टेफनी खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसे शोरगुल वाली और भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है और वह कोने से चुपचाप देखती है। बार में एक आदमी एली को घूरता रहता है और वह उनकी मेज पर ड्रिंक्स भेजता है। एली भी उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने जाती है। कुछ देर बाद वे एक साथ बाहर निकल जाते हैं और पार्किंग एरिया के पास मिलना शुरू कर देते हैं। स्टेफनी बाहर निकलती है और उन्हें देखती है। यह उसे परेशान करता है, इस वजह से नहीं कि वह जलन रखती है, बल्कि इसलिए कि एली का लापरवाही वाले व्यवहार से परेशान है। वह एली से होटल वापस आने के लिए कहती है, लेकिन एली उसे हाथ हिलाती है और कहती है कि वह जल्द ही होटल आ जाएगी। निराश होकर स्टेफनी अकेले होटल में वापस चली जाती है और सो जाती है। आधी रात के आसपास वह जागती है और महसूस करती है कि एली अभी तक वापस नहीं आई है। वह खिड़की से झांकती है और एली को अभी भी उस आदमी के साथ बाहर देखती है, लेकिन फिर वह कुछ गलत देखती है। आदमी एली पर जबरदस्ती करने लगता है। एली हाथापाई करती है और आदमी को रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर घबराकर स्टेफनी नीचे उतरती है और बाहर भागती है और उस आदमी पर दूर जाने के लिए चिल्लाती है। वह एली का हाथ पकड़ती है और एली को कमरे में वापस ले आती है और दरवाजा बंद कर देती है। आदमी दरवाजे पर पीटना शुरू कर देता है, चिल्लाता है कि वे खोलें। अचानक बगल के कमरे का एक आदमी बाहर निकलता है और उसका सामना करता है। हमलावर को दूर भगाता है। उसका नाम माइकल है। अगली सुबह एली और स्टेफनी ज्यादा देर तक सो जाते हैं और अपनी बस से मिस कर जाते हैं। यह बस दिन में बस एक ही बार आती थी। निराश होकर उन्हें एहसास होता है कि उनके पास एक और रात रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। होटल की रिसेप्शनिस्ट
लड़कियों को एक सामने खूबसूरत झरने के बारे में बताती है और वह उन्हें देखने के लिए जाने का सुझाव देती है। इसलिए लड़कियां अपनी बाइक किराए पर लेती हैं और झरने की ओर बढ़ती है। जब वे झरने के पास पहुंचते हैं तो जगह जादुई लगती है। प्रकृति से घिरा एकांत झरना, जहां कोई और आसपास नहीं है, जहां वह स्विमिंग करने के बाद कुछ देर धूप में सोते हैं। स्टेफनी अपनी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बारे में बात करना शुरू कर देती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, फिर भी वह उसे याद करती है। एली स्टेफनी से असहमत है। उसे यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे उस व्यक्ति के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिसने उसे धोखा दिया। बातचीत धीरे धीरे चिढ़ाने में बदल जाती है। फिर एक गर्मा गर्म बहस दोनों में शुरू हो जाती है। गुस्से में स्टेफनी चली जाती है, अपनी साइकिल पर बैठती है और चली जाती है। एली को झरने पर अकेला छोड़ देती है। आधे रास्ते में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी दोस्त को पीछे छोड़ने का अफसोस होता है और वह एली को माफी मांगने के लिए टेक्स्ट करती है। एली जवाब देती है, कहती है कि उसे भी दुख है और स्टेफनी से होटल के पास एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही एली झरने को छोड़ने के लिए तैयार होती है, एक अजीब आदमी अचानक वहां आता है। वह एली को पीछे से पकड़ता है और उसे दूर खींचता है क्योंकि वह मदद के लिए चिल्लाती है। इस बीच स्टेफनी कैफे में पहुंचती है। वह इंतजार करती है। कुछ मिनट बीत जाते हैं। एली दिखाई नहीं देती। उसकी बाइक भी वहां नहीं है। स्टेफनी उसे बार बार फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक कार बाहर आकर रुकती है। यह माइकल है, वही आदमी जिसने कल रात उनकी मदद की थी। वह स्टेफनी से पूछता है, क्या हुआ? स्टेफनी हिचकिचाती है, फिर अपना सिर हिलाती है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वह अपनी बाइक पर बैठकर झरने की ओर निकल जाती है। माइकल कुछ गलत होने का एहसास करते हुए अपनी कार में उसका पीछा करता है। जब स्टेफनी देखती है तो वह माइकल पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह शांति से जवाब देता है, मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत हो सकती है। आखिरकार वह उसे बताती है कि एली गायब हो गई है और यह आखिरी जगह थी जहां उसने उसे देखा था। माइकल और स्टेफनी दोनों साथ में वे पूरे क्षेत्र की तलाशी लेते हैं, लेकिन एली का कोई निशान नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि उसकी साइकिल भी नहीं। फिर स्टेफनी कुछ सुनती है। झाड़ियों के पीछे से आ रही एक हल्की रिंगटोन। वह आवाज की ओर दौड़ती है और एली का फोन गंदगी में पड़ा हुआ पाती है। एली लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती। घबराई हुई स्टेफनी फोन पकड़ती है और तुरंत पुलिस को फोन करती है। कुछ मिनट बाद एक पुलिस कार आती है। अधिकारी बाहर निकलता है और स्टेफनी जल्दी से उसे एली की तस्वीर दिखाती है, यह समझाते हुए कि उसकी दोस्त गायब है और उसने उसे आखिरी बार यहाँ झरने के पास देखा था। पुलिस अधिकारी एली को ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसने कहा, आप जानते हैं, इससे पहले भी यहाँ कई लड़कियाँ लापता हो चुकी हैं। अगर वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आती है तो शायद वो भी दूसरों की तरह चली गई हो। इससे स्टेफनी को गुस्सा आ गया। अधिकारी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकता हूँ। स्टेफनी अनिच्छा से उसके साथ कार में बैठ गई और वे पुलिस स्टेशन गए। रास्ते में अधिकारी ने स्टेफनी को चेतावनी दी, तुम्हें उस माइकल से दूर रहना चाहिए और यहाँ आसपास के अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टेफनी ने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, मैं इतनी आसानी से किसी को भरोसा नहीं करती। पुलिस स्टेशन पर उसने एली के लिए लापता व्यक्ति की रिपोर्ट भरी और अधिकारी से तुरंत खोज शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन अधिकारी को साफ तौर पर कोई परवाह नहीं थी।
अधिकारी कहता है, अगर एली कल तक लापता रहती है तो मैं तलाश करना शुरू कर दूंगा। स्टेफनी को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। उसने स्टेशन छोड़ा और स्थानीय लोगों से मदद मांगना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोई उससे बचता रहा, कुछ भी न जानने का नाटक करता रहा। यह ऐसा था मानो कोई गांव कुछ छिपा रहा हो। फिर अचानक उसने उसी डरावने आदमी को देखा जिसने उस दिन होटल के बाहर एली को परेशान किया था, जिसे माइकल ने भगा दिया था। वह कुछ किराने का सामान लेकर शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन जब उसने स्टेफनी को देखा तो वह अचानक भाग गया। संदेहजनक रूप से वह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह तेजी से भागा और गायब हो गया। जब स्टेफनी होटल वापस आई तो उसने पाया कि उसकी बाइक को किसी ने नुकसान पहुंचाया गया था। उसके टायर फट गए थे। उसकी चिंता बढ़ गई। ऐसा कौन करेगा और क्यों? बेचैनी महसूस करते हुए वह बात करने के लिए माइकल के कमरे में गई, लेकिन माइकल वहां नहीं था। स्टेफनी उसे पर कुछ भरोसा होने लगा था, लेकिन जल्द ही उसका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। जवाबों के लिए बेताब उसने माइकल का बैग खोला और दंग हो गई। अंदर एक कंगन था जिसे एली हमेशा पहनती थी। स्टेफनी का दिल टूट गया। यह उसके लिए पर्याप्त सबूत था। अकेली के लापता होने के पीछे माइकल का हाथ हो सकता है। वह पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी। कंगन को डेस्क पर पटकते हुए उसने कहा, मुझे यह माइकल के बैग में मिला। यह एली का है। आपको उसे अभी गिरफ्तार करने की जरूरत है। लेकिन अधिकारी ने ऊपर देखा। उसने टालते हुए कहा, मैं बाद में इसकी जांच करूंगा। स्टेफनी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। गुस्से में कोई विकल्प नहीं होने के बाद उसने खुद ही जांच करने का फैसला किया। उसने होटल के मालिक की कार की चाबियां पकड़ी और रात में निकल गई। खाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हमने अचानक उस आदमी को फिर से देखा जिसने पहले उससे भागा था। स्टेफनी को लगा कि एली के गायब होने में वह शामिल था। उसने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन वह एक बार फिर गायब हो गया। आखिरकार वह एक पुराने बंद पड़े फैक्ट्री में पहुंची। धीरे धीरे वह पूरी जगह को चेक करने लगी। वहां कभी कोई नहीं गया। जैसे ही वह उस डरावनी जगह की तलाश कर रही थी, माइकल अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। चौंक कर उसने मुड़कर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यह ब्रेसलेट तुम्हारे बैग में मिला। यह एली का है। माइकल ने शांति से हाथ ऊपर किए और कहा, वह ब्रेसलेट एली का नहीं है। यह मेरी गर्लफ्रेंड का था। हम 1 साल पहले इस गांव में आए थे और वह गायब हो गई थी। मैं तब से उसकी तलाश कर रहा हूँ। मैं मदद के लिए उस पुलिस वाले के पास भी गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। यह सुनकर स्टेफनी का गुस्सा पछतावा में बदल गया। प्लीज, स्टेफनी ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। माइकल ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ हो रहा है। एक मानव तस्करी गिरोह काम कर रहा है। दर्जनों पर्यटक लड़कियां गायब हो गई हैं। एली और मेरी गर्लफ्रेंड, उन्हें शायद उन्हीं लोगों ने लिया होगा। स्टेफनी को बहुत डर लगा। हे भगवान, हमें उन्हें अभी खोजने की जरूरत है, माइकल ने कहा। हम दोनों अलग अलग तलाशी शुरू करते हैं। कुछ मिनट बाद वही पुलिस अधिकारी गाड़ी चलाकर आया और पास में खड़ी एक कार पर ध्यान दिया। जैसे ही वह करीब आया तो उसने माइकल को देखा और माइकल से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो माइकल ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। पुलिस अधिकारी ने माइकल को कार में बैठने को कहा और पुलिस अधिकारी और माइकल वहाँ से चले गए। इस बीच स्टेफनी बेतहाशा एली को खोजती रही। फिर उसने कुछ देखा, एक पुराना स्कूटर, वही जो उस लड़के ने इस्तेमाल किया था। चुपचाप घूमते हुए
उसने एक जर्जर झोपड़ी से आ रही धीमी चीखों की आवाज का पीछा किया। जब उसने अंदर झांका तो उसका दिमाग घूम गया। एली बंधी हुई थी, उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वही लड़का उस पर बेरहमी से अत्याचार कर रहा था। एली दर्द से चीख रही थी। स्टेफनी दहशत में आ गई, लेकिन फिर आदमी टीवी देखने के लिए नीचे चला गया। उसका फोन बजा और उसने उसे कहते सुना, मैं आज रात लड़की को लाऊंगा। तभी स्टेफनी बाहर गई और चुपचाप जनरेटर बंद कर दिया, जिससे कमरे में अंधेरे छा गई। लड़के गुस्सा कर जनरेटर की जांच करने गया। स्टेफनी अंदर भागी और एली को खोलना शुरू कर दिया। जब लड़के ने मुड़कर उन्हें देखा तो वह पूरी तरह से खुल चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एली आजाद हो गई थी। दोनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए कमरे से भाग गईं। आदमी ने अंधेरे में उनका पीछा किया, लेकिन एली ने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी और उसे सिर पर जोर से मारा। वह तुरंत गिर गया। दोनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे स्टेफनी की कार में कूद गई, दरवाजे बंद कर दिए और दूर चली गई। एली कांप रही थी, डरी हुई थी, लेकिन आखिरकार आजाद हो गई थी। स्टेफनी इग्निशन में चाबी घुमाती है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता है। उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। अचानक वही आदमी कहीं से प्रकट होता है और इस बार उसके हाथ में एक पत्थर है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कार की खिड़की तोड़ना शुरू कर देता है। डरी हुई दोनों लड़कियां चिल्लाती हैं। वे दरवाजे खोलते हैं और अंधेरे में दौड़ते हैं। दूर से स्टेफनी को एक पुलिस क्रूजर की चमकती हुई लाइटें देखती है। उसके चेहरे पर राहत छा जाती है। वह दौड़ना बंद कर देती है और बेतहाशा हाथ हिलाती है, लेकिन एली आगे भागती रहती है, पीछे मुड़कर देखने से बहुत डरती है। फिर कहीं से भी आदमी एली पर झपटा, उसे हाथ से पकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से जमीन पर धकेल दिया। उसका सिर एक बड़ी चट्टान से टकराता है। तेरी बेहोश हो जाती है। स्टेफनी सहम जाती है। फिर खून जमा देने वाली चीख निकलती है। स्टेफनी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और तभी एक पुलिस अधिकारी और माइकल क्रूजर से बाहर निकलते हैं। अभी भी कांपते हुए स्टेफनी हकलाकर बताती है कि क्या हुआ। अधिकारी उसे आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो आदमी उसे हथकड़ी लगता है। फिर वह स्टेफनी की ओर मुड़ता है और शांत होकर कहता है, गाड़ी में बैठो, अब तुम सुरक्षित हो। स्टेफनी कांपती हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए पुलिस कार में चढ़ जाती है। अधिकारी चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। तभी स्टेफनी सीट पर कुछ देखती है। एली का पासपोर्ट। उसे देखकर स्टेफनी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। अधिकारी इसमें शामिल है। स्टेफनी को यह समझ में आ जाता है कि यह सारा रैकेट वह आदमी और पुलिस अधिकारी मिलकर चल रहा है, जो उस एरिया में आने वाली महिला पर्यटकों का अपहरण करते थे और उन्हें सीमा पार बेच देते थे। गांव वाले जानते थे, लेकिन डर ने उन्हें चुप रखा। अधिकारी अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाता था। स्टेफनी हांफती है और खिड़की से माइकल पर चिल्लाती है, उसे सब कुछ बताती है। यह सुनकर माइकल का चेहरा गुस्से से मुड़ जाता है। वह अधिकारी की बंदूक पकड़ता है और चिल्लाता है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? अधिकारी मुस्कुराता है। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी, वह धीरे से कहता है, लेकिन हम बदले में लड़की स्टेफनी चाहते हैं। माइकल का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके हाथ कांपते हैं। थोड़ा सोचने के बाद माइकल स्टेफनी की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे माफ करना स्टेफनी। और इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, अधिकारी एक छिपी हुई बंदूक निकालता है और उसे मौके पर ही गोली मार देता है। माइकल जमीन पर गिर जाता है।
अधिकारी और आदमी स्टेफनी को खींच कर ले जाते हैं, उसके हाथ बांधते हैं। रात में वे उसे पराग्वे सीमा की ओर जाने वाली एक छोटी नाव पर लादते हैं। उसे एहसास होता है कि वे मूल रूप से एली को बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब जब एली चली गई है तो अगली स्टेफनी है। जैसे ही नाव गहरे पानी से गुजरती है, स्टेफनी को भागने का मौका मिलता है। पूरी वह हथकड़ी से मुक्त हो जाती है, एक ढीली जंजीर पकड़ती है और उसे आदमी के सिर पर दे मारती है। वह पीछे गिर जाता है। स्टेफनी नदी में छलांग लगाती है। वह बेतहाशा तैरती है, उसके पीछे अधिकारी कूद जाता है। वह बालों से स्टेफनी को पकड़ता है, उसे किनारे तक घसीटता है जहां एक खरीदार इंतजार कर रहा है। एक सूटकेस भरकर कैश के साथ घूमता है। जैसे ही अधिकारी पैसे इकट्ठा करता है, स्टेफनी आगे बढ़ती है, खरीदार की बेल्ट से एक चाकू पकड़ती है और उसे मारती है। आदमी गिर जाता है। उसके माध्यम से एड्रेनालिन बढ़ता है। वह पेड़ों की तरफ भागती है। अधिकारी अपनी बंदूक पकड़ता है और फायर करता है, उसे अंधेरे से उसका पीछा करता है। स्टेफनी को किनारे के पास एक छोटा मछुआरे का झोपड़ा दिखता है और वह अंदर घुस जाती है। एक मछुआरा वहां खड़ा है, चौंक गया है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक गोली की आवाज आती है। वह फर्श पर गिर जाता है। कांपती हुई स्टेफनी एक लकड़ी के क्रेट के पीछे छिप जाती है। उसकी आंखें मेज पर पड़े एक चाकू पर टिक जाती हैं। वह इसे पकड़ती है और नीचे झुक जाती है। कुछ ही क्षणों में अधिकारी कमरे की तलाशी लेते हुए अंदर घुस जाता है। वह स्टेफनी से बाहर आओ स्वीटहार्ट, वह ताना मारता है। यह खत्म हो गया है, लेकिन स्टेफनी ने अभी खत्म नहीं किया है। जैसे ही वह करीब आता है, वह हमला करती है। एक हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है। वे बुरी तरह से लड़ते हैं, दीवारों और फर्नीचर से टकराते हैं। आखिरकार स्टेफनी उसके हाथ से बंदूक छीनती है और गोली चलाती है। अधिकारी वहीं मर जाता है। वह वहां खड़ी है, हाँफ रही है, उसका शरीर कांप रहा है, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ है। पहली बार वह आजाद है। अगली सुबह सूर्य पराग्वे पर उगता है। स्टेफनी नंगे पैर एक धूल भरी सड़क पर चलती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका चेहरा थकावट से पीला पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखता है। एक आर्मी जीप आती है। अंदर एक पैराग्वे की महिला अधिकारी कार रुकती है, उसे ध्यान से देखती है। वो स्टेफनी की आंखों में दर्द, लड़ाई और जीवित रहने को देखती है। धीरे से वह उसे वाहन में ले जाने में मदद करती है। जैसे ही जीप दूर जाती है, स्टेफनी आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है। दुःस्वप्न समाप्त हो गया है। और यहीं पर दोस्तों हमारे आज की कहानी समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको आज की कहानी हमारे अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।